हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और आज हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन बुक का 6th चैप्टर जिसका नाम है फीस्ट ऑफ द डेड, यानी मृतक का भोजन। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आपको पता चलेगा कि गरीबी किस तरह से अभिशाप है, और अगर कोई गरीब आदमी और भी ज़्यादा गरीब हो जाता है तो उसको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रेजोल्यूशन बुक का आपका 3rd and 5th चैप्टर मैंने अपलोड नहीं किया है क्योंकि वो दोनों चैप्टर आपके कोर्स से डिलीट कर दिए गए हैं। और अब हम 6th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक दर्शन आगा नाम के व्यक्ति की है जो एक तुर्की में रहता है, और उसका परिवार में वो लोग 4 सदस्य हैं। दर्शन आगा, उसकी पत्नी गुलनाज और उसके 2 बच्चे। एक बेटा उसका 6 साल का है और दूसरा बेटा उसका 9 साल का है। तो ये बच्चे उस परिवार में रहते हैं। अब होता ये है कि जो मेन आदमी जो घर का है वो कमाने वाला गुलनाज का पति ही है, दर्शन आगा ही है। और दर्शन आगा कैसे कमाई करता था? दर्शन आगा एक झरना था पहाड़ी के ऊपर जिसके ऊपर से पानी भर के लेके आता था, और एक डंडी थी, उस पर उसने 2 चेनें लटका रखी थी और उन चेनों के नीचे उसने 2 पात्र बांध रखे थे जिनके अंदर वो झरने से पानी ला के नीचे जो लोग रहते थे उनको वो पानी देता था। और एक बार के चक्कर में उसको 3 कुरुश मिलते थे, और अब वो उसके ऊपर था कि उसको कितना चक्कर लगाने को मिले। और वो वहाँ से पानी भर के गली में आता था और बोलता था पानी ले लो, पानी ले लो। तो गली में से जितने भी लोग थे जिनको पानी चाहिए होता था वो उसको आवाज़ लगा देते थे कि हमें 1 कुरुश चाहिए, 2 कुरुश चाहिए, 3 कुरुश चाहिए। उतने वो चक्कर काटता था। यानी उसकी दिनचर्या जो है उस पानी को लेने के लिए ऊपर झरने पे जाना और झरने से वापस लौट के आने में ही निकल जाती थी। तो इस तरह से यही उसकी रोज़ी रोटी का जरिया था जिससे कि वो अपने बच्चों का पेट पालता था। लेकिन ये बहुत कम था क्योंकि इससे उसकी बहुत ही कम कमाई होती थी। अब उसकी मदद करने के लिए उसकी पत्नी जो है वो लोगों के घरों में हफ्ते में 2 या 3 बार कपड़े धो देती थी और थोड़ा पानी ज़्यादा इस्तेमाल ले लेती थी ताकि उसके पति को थोड़ा और पानी लाने ले जाने के लिए काम मिल जाए और उनके थोड़े से पैसे और घर में आ जाएं। अब एक बच्चा अचानक भागते हुए आता है गली में, और आते ही एक उसको जो भी पहला व्यक्ति मिलता है उसको कहता है कि दर्शन आगा की मृत्यु हो गई। अब जब ये खबर सारे गांव में जब फैल जाती है, सबको पता चलता है, और जैसे ही गुलनाज को पता चलता है वो जहाँ खड़ी होती है वहाँ वो पत्थर की बुत की तरह खड़ी रहती है, क्योंकि उसके लिए बहुत झटका लगने वाली बात थी कि उसके पति की मृत्यु हो गई। अब ये जो मृत्यु हुई ये किस तरह से हुई कि जब दर्शन आगा पानी भरने के लिए गया ऊपर तो वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई थी। तो उसने जब उस बर्फ़ को ठोस बर्फ़ को समझ के उसके ऊपर पाँव रखा तो उसका पाँव फिसल गया, और पाँव फिसलने से उसका सिर जो है वो एक नल के नीचे जो पत्थर रखा हुआ था उसके पास में एक कुंडी सी थी उस पर टकरा गया, और वहीं उसकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। तो इस तरह से दर्शन आगा की मृत्यु हो जाती है। अब गुलनाज के लिए सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि वो अपने बच्चों को कैसे पालेगी पोसेगी। मुस्लिम रिवाज के अनुसार ये एक नियम बना हुआ है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है, तो 2-3 दिन तक पड़ोस के लोग उनके घर में खाना देने आते हैं। तो सबसे पहला दिन जिस दिन दर्शन आगा की मृत्यु हुई उनके घर पे खाना आया। एक बहुत बढ़िया थाल पूरा सजा हुआ था, और उस थाल के अंदर अलग अलग तरह के पकवान रखे हुए थे। जो दर्शन आगा के घर पे जो नौकरानी थी, जो राइफ इफेंडी नामक व्यापारी था, उसके घर से वो पूरा थाल आता है और वो उनके घर पे दे के जाती है। अब उस सजे हुए थाल के अंदर अलग अलग तरह के पकवान होते हैं। अब जो खाना उनके घर पे आता है वो बहुत ही शानदार होता है। बड़ा सा थाल होता है, उसमें गाढ़ी चटनी में डला हुआ मांस होता है, और बहुत ही बढ़िया पके हुए नूडल्स होते हैं, साथ में पनीर होता है, पनीर रोल होते हैं, और मिठाई होती है। तो ये सारी चीज़ें देख के बच्चे जो हैं वो बहुत दुखी होते हैं, उनका खाने का मन नहीं होता, लेकिन उस खाने की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि वो उस खाने को खाए बिना नहीं रह पाते, और फिर वो सब लोग खाना खाने लग जाते हैं। सब इस तरह से खाना खाते हैं कि उनका बिल्कुल पेट भर जाता है उस खाने को खा के, पर उनका मन नहीं भरता। लेकिन वो जो बचा हुआ खाना है वो बचा के रख लेते हैं कि हम इसको शाम को खा लेंगे। तो इस तरह से 2-3 दिन वहाँ से खाना आया, उसके बाद कुछ और पड़ोसियों के घर से खाना आया, तो उनका काम चलता रहा। अब हुआ ये कि एक दिन अचानक सुबह सुबह जब वो इंतज़ार कर रहे थे कि कोई खाना देने आएगा, तो उनके घर पे खाना नहीं आया, क्योंकि कोई भी उनको खाना देने के लिए नहीं आया। तो छोटे बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आज खाना नहीं आएगा क्या? तो उसकी माँ ने सोचा कि देखते हैं, क्या पता शायद कोई खाना
दे जाए, लेकिन कहीं से भी खाना प्राप्त नहीं हुआ। शाम हो गई तो उन्होंने सोचा कि अब जैसा भी है, जो उनकी माँ बनाती थी, जो थोड़ा बहुत उनके घर में था, उसी से उन्होंने काम चलाया, उसी को खाया। दूसरे दिन फिर कोई खाना नहीं देने के लिए आया। अब उनके घर में जो थोड़ा बहुत आटा बचा हुआ था, आलू बचे हुए थे, और ये क्या बोलते हैं इसको, आटा, आलू, चावल, जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो सारा का सारा ख़त्म हो गया। और एक दो दिन बाद में ऐसा दिन आया जब उनके घर में खाली एक प्याज बचा हुआ था, एक लहसुन की कली बची हुई थी, और कुछ भी नहीं बचा हुआ था। तो बच्चों ने उसको भी ख़त्म कर दिया और सारे बर्तन जितने भी थे वो सारे खाली हो चुके थे। किसी तरह का कोई भी उनके घर में खाना नहीं बचा। तो एक दिन और निकल गया इस तरह से। तो बच्चे सोचने लगे, छोटे बेटे ने सोचा कि अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा। गुलनाज़ सोच रही थी कि शायद उसको कोई काम पे बुला ले कपड़े धोने के लिए, तो उसे थोड़ा पैसा मिल जाएगा तो वो अपने बच्चों का पेट पाल सकती है, क्योंकि घर में एक अन्न का दाना भी नहीं बचा था। लेकिन पड़ोसियों ने उसको इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि उन्होंने सोचा कि उसके घर में अभी अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है और वो अभी दुख में है, तो उसको बुलाना ठीक नहीं रहेगा। तो मानवता के नाते उन्होंने उसको वैसे नहीं बुलाया। और इधर गुलनाज़ परेशान होने लग गई कि उसको काम नहीं मिल रहा, तो उसके पास पैसे नहीं हैं। तो छोटा बेटा एक दिन इस तरह से एक दिन और निकल गया। बिल्कुल भूखे उन लोगों ने एक दिन पूरी रात बिना कुछ खाए ही निकाल दी। दूसरा दिन भी शाम तक इसी तरह से निकलता रहा। तब गुलनाज़ को अचानक दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं कल जो ब्रेड वाला आएगा उससे कह दूंगी कि वो मुझे 2 डबल रोटी दे देगा, और जब मैं पैसे कमाऊंगी तब मैं उसको वापस दे दूंगी। तो गुलनाज़ इसी सोच में लेटी रही, और सुबह उसको नींद भी नहीं आई। और सुबह सुबह सबसे पहले उसने देखा कि पड़ोस के का जो बच्चा है जो स्कूल जाता है, उसके पाँव की आवाज़ सुनाई दी उसको। उसके थोड़ी देर बाद में ही उसको उसके घर के पास में एक दुकानदार रहता था, नाई जो अपनी दुकान पे जाता था, उसके पाँव की पदचाप सुनाई दी। फिर एक मोची के पाँव की पदचाप सुनाई दी, जिसको पता था कि ये लोग सुबह सुबह इस समय पे काम पे जाते हैं। और लास्ट में जब वो रोटी ब्रेड वाला जब आया, वहाँ से निकल रहा था, वो उसके घोड़े के दोनों तरफ उसने ब्रेड्स के थैले लटकाए हुए थे। तो उसकी खुशबू भी आ गई उसको ताज़ा ताज़ा ब्रेडों की। तो वो अपने गेट के पास जाके, दरवाजे के पास जाके खड़ी हुई कि अब मैं इससे मांग लूँगी और ये मुझे दे देगा। इतने में ही जैसे ही वो ब्रेड बेचने वाला उसके घर के सामने से निकला, तो वो अपने घोड़े के ऊपर से चिल्लाया कि मूर्ख हो गया, ढंग से चलो। तो इतनी तेज़ आवाज़ में वो बोला कि गुलनाज़ एकदम घबरा गई और सुन्न सी हो गई, और उससे हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वो उस ब्रेड वाले से ब्रेड मांग सके, और वो वापस अंदर आ गई। छोटा बेटा माँ के मुंह की तरफ देखता रहा ललसाई नज़रों से, लेकिन उसने देखा कि माँ तो खाली हाथ लौट आई है। इसका मतलब माँ के पास अब कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह से वो दिन भी निकल गया। अब छोटा बेटा जो है वो कहने लगा, माँ मैं भूख से मर रहा हूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। माँ ने कहा, हाँ बेटा मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी है, हम लोग इतने गरीब हैं, ये गरीबी की सबसे बड़ी निशानी है। क्योंकि उन लोगों को 2 दिन हो गए थे भूखे रहे हुए। अब छोटे भाई को इस तरह से परेशान देखते हुए बड़े भाई को जो सफ़ेद हाउस से, वाइट हाउस से, जो व्यापारी के घर से जो खाना आया था, उस खाने की याद आने लगी कि उसमें कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ थी, और मैं उन मिठाइयों का धीरे धीरे स्वाद लेके खाता तो कितना अच्छा था। उसके चित्र उसको दिखने लग गए। छोटे बेटे को भी जो वहाँ से जो खाना आया था वो आंखों के सामने घूम रहा था। फिर वो किसी तरह से जब देखता है कि उसका छोटा भाई इतना परेशान है, तो उसकी माँ उसको इशारा करती है बड़े भाई बेटे को, और वो दोनों कमरे के बाहर आ जाते हैं और आपस में बात करते हैं। फिर बड़ा बेटा जो है उसके पास एक फटा हुआ सा कोट होता है, जो सर्दी भी नहीं रोक पा रहा था। उस कोट को पहन के पहाड़ी के ऊपर जाता है जहाँ पर पंसारी की दुकान होती है, और वहाँ जाके पंसारी की दुकान के अंदर वो जब घुसता है तो बहुत ठंडी हवा के थपेड़ों से वो बचता हुआ आ रहा था। उसका शरीर एकदम ठंडा हो चुका था। तो उसने सोचा कि इससे मांगने से पहले मैं थोड़ा सा वेट कर लूँ, इंतज़ार कर लूँ कि जो लोग उससे सामान लेने आए वो चले जाए, ताकि मैं अकेले में इससे बात करके थोड़ा सामान ले जा सकूँ और अपने भाई को कुछ खाने के लिए दे सकूँ। तो जब उसकी दुकान के सब लोग चले गए, तब तक उसने अपने शरीर को उस दुकान की गर्मी से थोड़ा गर्म भी कर लिया था अंगीठी के पास से। फिर वो दुकानदार के पास गया और उसने कहा कि मुझे थोड़े चावल, थोड़ा आटा और थोड़े आलू दे दीजिए। और तीनों उसने पैक करा लिए 1-1 किलो। और दुकानदार को फिर उसके सामने उसने अपनी जेब में इस हिसाब से हाथ डाला कि ये बताने के लिए कि भाई मेरे पास मैं पैसे भूल गया हूँ। और उसने कहा कि अरे पैसे तो मैं घर पे ही भूल आया, अब इतनी ठंड में मैं वापस जाऊँगा और लेके आऊँगा, इससे अच्छा तो मैं कल ही तुम्हारे को ला के दे दूँगा। लेकिन दुकानदार भी बहुत चालाक था, क्योंकि इतने सालों से वो दुकानदारी कर रहा था। तो उसने कहा कि तुम्हारी चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगी, मैं उधार नहीं देता, पैसे लाओ और सामान लेके जाओ। इतना सुनते ही वो जो बच्चा था
वो वैसे बहुत खुददार बच्चा था, तो उसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मेरी चोरी पकड़ी गई, और वो फटाफट दुकान के बाहर आ गया और इस बात को सहन नहीं कर पाया कि उसने झूठ बोला और उसका झूठ पकड़ा गया। किसी तरह से वो भागता हुआ, जल्दी जल्दी चलता हुआ, उसको उस अब वापस लौटते समय उसको वो सर्दी भी महसूस नहीं हो रही थी, और वो अपने घर में पहुंचा। जब वो अपने घर पहुंचा तो जाके वो बैठ गया। माँ और छोटा भाई जैसे उन्होंने उसके हाथ की तरफ देखा कि उसके हाथ में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो समझ गए कि उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, और बड़ा बेटा आके एकदम ज़मीन पे लेट गया और वो सर्दी से कांप रहा था, और उसने कहा कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है। तो माँ ने जो भी उनके घर में पुरानी कंबलें थी, जो फटी पुरानी कंबलें थी, वो सारी की सारी उसके ऊपर डाल दी, ताकि किसी तरह से उसको थोड़ी गर्माश महसूस हो सके। उसके सिर पे उन्होंने हाथ लगा के देखा तो उसे बहुत तेज बुखार था और उसका शरीर बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। तो माँ ने उसको सहलाया और अपने ठंडे हाथों से उसके माथे पे हाथ रखा ताकि उसका बुखार थोड़ा कम हो, लेकिन बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। माँ को बहुत घबराहट होने लगी कि कहीं मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए, और उसके होंठ सूख चुके थे क्योंकि 2-3 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था, और वो इतनी ठंड में जब बाहर गया तो उसके शरीर में हड्डियों में ठंड जम गई थी, तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। और यहाँ जो छोटा बेटा है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रखा था भूख से। तो माँ ने सोचा कि अब रात को तो मैं अब क्या करूँ। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि पास की पड़ोसी बता रहे थे कि कबाड़ की दुकान पे पुराना सामान देने से वो लोग पैसे दे देते हैं। तो उसने उन कंबलों का जो ढेर था जो अपने बेटे के ऊपर उसने डाला था, जब थोड़ा उसको ठीक महसूस होने लगा तो उनको हटाया। तो उसके दिमाग चला कि मैं ये कंबलें जो हैं, पुरानी फटी पुरानी कंबलें हैं, कबाड़ है, इसको दे के कुछ पैसे ला के अपने बच्चों को कल खाना ज़रूर खिलाऊंगी। तो वो सुबह होने का इंतज़ार करने लगी और अब उसका थोड़ा दिमाग शांत हो गया कि मेरे बच्चे भूखों नहीं मरेंगे, मैं कुछ कल इंतज़ाम कर लूँगी। लेकिन छोटा बेटा जो है उसका पेट बहुत बुरी तरह से दुख रहा था, तो अपना पेट पकड़ के बैठ गया और अपनी माँ से उसने कहा कि माँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी। और फिर भाई की तरफ देखते हुए उसने बिल्कुल कान के पास अपनी माँ के पास कान में जाके कहा कि माँ, क्या भाई मरने वाला है? ये सुनते ही गुलनाज जो है वो एकदम बहुत चक्की रह गई और सुन पड़ गई, और उसको ऐसे लगा कि ये झटका सा क्या लगा उसको, और वो कहती तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो बच्चा तो छोटा था, कुछ जानता नहीं था। फिर वापस वो अपने भाई से थोड़ा सा नज़र बचाते हुए धीरे से अपनी माँ के कान के पास आया और बोला, क्योंकि जब भाई मर जाएगा तो पड़ोस के लोग वापस से खाना दे के जाएंगे। तो इस तरह से ये कहानी का अंत हो जाता है। तो हमने देखा कि किस प्रकार एक गरीबी की स्थिति में बच्चे को ये भी नहीं पता चल रहा होता है, छोटे वाले को, कि वो क्या बोल रहा है, और माँ को ऐसे शब्द सुनने पड़ते हैं और वो उसका कोई जवाब नहीं दे पाती अपने बच्चे को। वो ऐसी धर्म संकट में वो फंस चुकी होती है कि ना वो कुछ कर पा रही होती है और ना ही वो ऐसी स्थिति में अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं बना पा रही होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो चैप्टर है, ये द फीस्ट ऑफ डेथ, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगी, उसमें आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सो ऑल द बेस्ट for your board exams, and don't like to comment, like, subscribe and share my channel. So अगर आप चाहते हैं कि अनीता मैडम आपके साथ और भी अच्छे अच्छे समरीज लेके आएँ, डिस्कस करें, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।